हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज हम लोग पढ़ेंगे 2025 बोर्ड एग्जाम में आने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 2520 तथा 10530 का ल स तथा म स ज्ञात कीजिए। पहले चैप्टर से क्वेश्चन लिया गया है और हमें जो है दो संख्याएं दी गई हैं 2520 और 10530 और इन दोनों संख्याओं का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ल स और म स दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं हमें जो है दो संख्याएं प्राप्त हैं, कौन कौन सी, 2520 तथा 10530, यही दो संख्याएं हैं। तो इनका सबसे पहले हमें अभाज्य गुणनखंड करना होगा। तो 2520 का हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो देखिए लास्ट में इसका अंक है शून्य, इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 एक का 2 एक बार, फिर यहाँ पे देखिए 2 दूना 4, एक बचा 12 हो गया, 2 छंग 12, यहाँ पे 0 हम बढ़ा दिए, 1260 है हमारा 1260। फिर 2 से डिवाइड करिए, 2 छंग 12, फिर यहाँ पे देख रहे हैं 2 तिहाई 6, 0 बढ़ा दीजिए, फिर 2 से 2 तिहाई 6, 3 उतारेंगे जब हम, फिर जो है 3, तो 2 एक का 2, फिर हम देख रहे हैं 2 एक का 2 और 2 पचे 10। अब देख रहे हैं लास्ट में हमारा अंक आ गया जो है 5, जो कि एक विषम संख्या है। तो अब जो है 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम देखते हैं 3 से। तो 3 से इसे डिवाइड करेंगे, 3 एक का 3, एक उतरेगा, एक हम उतारेंगे भाग नहीं जाएगा, तो 0 बढ़ा के तब 5 उतारेंगे, तो 3 पचे 15, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 पचे 15, 35 5 से होगा, 5 सत्ते 35 और लास्ट में इसे 7 से डिवाइड कर दिए, 7 एक का 7। इस तरह से 2520 का अभाज्य गुणनखंड क्लियर हुआ। अगली संख्या हम देखते हैं 10530। इसे हम देखेंगे 2 से डिवाइड होगा, 2 पचे 10, फिर यहाँ पे 2 दूना 4, एक बचा, 2 छंग 12, एक बचा, 2 पचे 10। फिर लास्ट में हमारा देख रहे हैं 5 आ गया, इसलिए 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से हम देखेंगे, 3 से 3 एक का 3, यहाँ पे बचा 2, 5 है, 3 घटेगा 2 बचा, ये 22 हुआ, तो 22 हुआ, 3 सते 21, फिर यहाँ बचा एक जाके यहाँ पे 16 हुआ, 3 पचे 15, एक फिर बचा 15 हुआ, 3 पचे 15। फिर 3 से हम देखते हैं, 3 पचे 15, 2 बचा हमारा, उधर जाके हुआ 25, तो 3 अठे 24, फिर हम देखते हैं एक बचा, 3 पचे 15, अर्थात 585। 585 फिर हमारा 3 से डिवाइड होगा, 3 एक का 3, 2 बचा, ध्यान देंगे 3 एक का 3, 2 बचा, 3 नवा 27, एक बचा, 3 पचे 15, 195 कितना आया, 195। 195 फिर 3 से हमारा डिवाइड हो जाएगा, 3 छक 18 और फिर एक गया इधर 15 हुआ, 3 पचे 15, 65 आया। 65 जो कि 3 से डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो 65 हम देखते हैं 5 से हम डिवाइड करेंगे, 5 से भाग देंगे, 5 एक का 5, एक बचा 15 हुआ, 5 तिहाई 15 और लास्ट में हमारा 13 आया। 13 जो कि एक अभाज्य संख्या है, अर्थात 13 से ही डिवाइड होगा, तो हम यहाँ 13 से इसे डिवाइड कर दिए, 13 एक का 13 एक बार में। इस तरह से दोनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड किए हम। अब इनका हमें एलसीएम और एचसीएफ अर्थात ल स और म स ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखते हैं 2520 इक्वल टू, यहाँ पे देखते हैं 1 2 3, 3 ठो 2 और जो है 2 ठो 3, 3 ठो 2 हमारा 1 2 3 और 3 आप देख रहे हैं 2 ठो, 3 गुणे 3 और 5 है और एक संख्या 7 है। 3 ठो 2 हुआ हमारा, 2 ठो 3 और एक 5, एक 7, इस तरह से जो है इसका हुआ। अब हम देख रहे हैं 10530 का, 10530 का लेते हैं। तो 2 गुणे 3 हमारा कैठो है, 1 2 3 4, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 और क्या कौन सा अंक 5 और 13।
यहाँ पे हम लिख दिए 5 और 13। ठीक, चलिए सबसे पहले हम निकालेंगे लस। क्या निकालना है हमें? लस। लस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है ऊपर के जो भी पहली संख्या का जो भी अभाज्य गुणनखंड है उसे टोटल हम उतार लेते हैं। तो हम देख रहे हैं ऊपर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, ऊपर की सारी संख्याएं हम उतार लिए। अब आप जो है दूसरी संख्या के अभाज्य गुणनखंड से इसे मैच कराएंगे और जो संख्याएं जो है इसमें नहीं है या इन संख्याओं से जो है कम है उन संख्याओं को हम ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे देखते हैं 1 2 है, 2 हमारा मिल रहा है, 2 लेने की आवश्यकता नहीं। 3 देख रहे हैं, 1 3 मिला, एक ये भी 3 मिला और 2 3 और एक्स्ट्रा है, इसमें 2 3 एक्स्ट्रा है तो 2 3 और हम ले लिए। फिर आगे देख रहे हैं 5, इसमें देखिए 5 है, 5 हमारे पास है, इसे लेने की आवश्यकता नहीं। 13 जो है इसमें है हमारे पास, 13 नहीं तो हम 13 को भी क्या किए, ले लिए। ठीक, अब इन सब का आप गुणा कर देंगे तो इनका गुणनफल ही हमारा क्या होगा, लस होगा। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 तिया 72। फिर 72 में हम 5 का गुणा करेंगे, जरा ध्यान देंगे। 72 गुणे 5, 72 गुणे 5, 5 दूना 10, 5 सते 35, 36, 360 हुआ। 360 में किसका गुणा करना है, 7 से गुणा करना है। 7 से आप करेंगे 7 शून्य शून्य, 7 6 42 की 2 हासिल लगा 4, 7 त्रिक 21, 4 25। ठीक, 2520 क्लियर। अब हम 3 का करेंगे, फिर 3 का करेंगे, 13 का करेंगे। 3 का आप करिए, 3 का करेंगे 3 शून्य शून्य, 3 दूना 6, 3 पचे 15 की 5 हासिल लगा 1, 3 दूना 6 1 7, 7560। फिर एक 3 का और किया जाएगा गुणा, 3 शून्य शून्य, 3 छक 18 की 8 हासिल लगा 1, 3 पचे 15 1 16 की 6 हासिल लगा 1, 3 सते 21 1 22, 22,680 यहां तक पहुंचे हम लोग। अब लास्ट में हमें 13 का गुणा करना है, 13 का गुणा करके यहाँ पे लिख देना है। तो देखिए 13 का इसमें हम गुणा करेंगे, जब 13 का गुणा करते हैं 13 शून्य शून्य, फिर 13 13 अट्ठे 104, 104 की हम क्या लिखेंगे 4 हासिल, हमारा कितना लगा 10 हासिल लग रहा है। फिर देखिए 13 छक 78, 78 और 10 88, 88 की हम लिखेंगे 8, हमें प्राप्त हुआ कितना हासिल, कितना लगा 8। फिर 13 दूना 26, 26 और 8 कितना होगा 26 8 34, 34 की क्या लिखेंगे 4 हासिल लगा हमें 3। फिर 13 दूना 26 और 26 3 हमें क्या प्राप्त हुआ 29, 26 3 29। इस तरह से हम देख रहे हैं इन दो संख्याओं 2520 तथा 10530 का लस हमारा आया 2,94,840। ठीक, तो हमें लस प्राप्त हुआ। इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे जो है मौसा ही पूछा गया है। तो मौसा हम किस तरह से निकालेंगे, जरा ध्यान देंगे। म से हम देखते हैं, हम जो दोनों संख्याओं का जो अभाज्य गुणनखंड किए हैं, जो भी हमारा अभाज्य गुणनखंड आया है उसमें हम देखते हैं कि जो अभाज्य गुणनखंड दोनों में हो अर्थात उभयनिष्ठ हो वही हमारा म स होगा। अब इसमें देख रहे हैं हमारा 1 ठो 2 मिल रहा है और देख रहे हैं 3 का ठो मिल रहा है, 3 आपका जो है 2 ठो 3 मिल रहा है और क्या मिल रहा है 1 ठो 5 मिल रहा है। बस केवल इतनी संख्याएं जो है दोनों में उभयनिष्ठ है अर्थात कॉमन है, तीन ही संख्याओं को हमें ले लेना है। तो हम ले लिए 2 लिए और क्या 2 ठो 3 लिए और क्या लेंगे 1 ठो 5 लेंगे। ठीक, अब इन सारी संख्याओं का गुणा कर देना है। हम देखते हैं 2 तिहाई 6, 6 त्रिक 18, 18 पचे कितना हुआ 90 हुआ, अर्थात एक उत्तर हमारा ही आया म स 90। इस तरह से जो भी संख्याएं हमें दी गई थी उनका लस हम देख रहे हैं 2,94,840 और म स कितना आया 90 आया। इस तरह से बोर्ड एग्जाम में आपको जो है इस तरह से क्वेश्चन मिलेंगे। आपको जो है संख्याएं दूसरी हो सकती हैं लेकिन जो भी नियम है इसी तरह से रहेंगे। आप इस तरह से अभाज्य गुणनखंड करके उनका एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कर सकते हैं। चलिए इसे नोट करिए। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि 2 कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है।
तो जैसा कि हम जानते हैं कि 2 कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन हमें इसे क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक ना। तो किस तरह से हम सिद्ध करेंगे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसके विपरीत, जस्ट इसके विपरीत हम मान लेते हैं कि 2 कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या है। तो हम यहां पे लिखेंगे, माना 2 कौड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। हमसे पूछा है कि सिद्ध करना है कि 2 कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। जस्ट इसका क्या करेंगे, हम इसका अपोजिट उल्टा मान लेते हैं, ठीक, कि यह एक कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या को हम जो है p बटे क्यू या a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसे मान लेंगे कि माना 2 कौड़ी में 3 बराबर a बटा b। क्या मान लिए, a बटा b, और जहां ए तथा बी दोनों पूर्णांक हैं। क्या है, दोनों पूर्णांक हैं। हम मान लिए कि 2 कौड़ी में 3 बराबर ए बटा बी, और ए बी दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। आगे हम देखते हैं। तो हम देखिए माने हैं कि 2 कौड़ी में 3 बराबर ए बटा बी। अब यहाँ पे आप 2 इधर इधर जो है हटाएंगे, दाहिनी तरफ ले जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं कौड़ी में 3 बराबर ए बटा बी। 2 यहाँ पे आएगा, देखिए गुणे के रूप में है तो बटे के रूप में आएगा, तो यहाँ हम लिख सकते हैं गुणे 2, अर्थात कौड़ी में 3 बराबर ए बटे बी गुणे 2। कौड़ी में 3 बराबर हम क्या लिखेंगे, ऊपर देखिए अंश हमारा ए है और बी में 2 का गुणा करेंगे तो हमारा हो जाएगा 2b। क्या हो जाएगा, 2b। अब आप देख रहे हैं बाया पक्ष में हमारा है कौड़ी में 3 और दाहिना पक्ष हमारा हम देख रहे हैं a बटे 2b, ठीक। अच्छा जरा देखिए, कौड़ी में 3 जैसा कि जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है, और जबकि a बटे 2b, चूंकि a और b दोनों को हम पूर्णांक मान चुके हैं, जब दोनों पूर्णांक हैं तो a बटा 2b एक क्या है, परिमेय संख्या है, और एक अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। तो सेम इसी तरह से हमें लिखना है। हम लिखेंगे यहां पे कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि a बटा 2b एक परिमेय संख्या है। ठीक, हम जानते हैं एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। हम लिखेंगे एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। जब नहीं हो सकती तो जरा ध्यान देंगे, जो हम माने थे कि यह एक परिमेय संख्या है, हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो हम लिखेंगे इसलिए हमारा मानना गलत है, अर्थात जो हम माने थे कि यह एक परिमेय संख्या है, यह हमारा मानना क्या है, गलत है। जब यह हमारा मानना गलत है तो यह कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः हम लिखेंगे अतः 2 कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, और यही हमसे पूछा जा रहा था कि सिद्ध कीजिए 2 कौड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, और इस तरह से इसे हम क्या किए, सिद्ध किए। सबसे पहले अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उसे मान लेंगे एक परिमेय संख्या है, और इसे आप a बटे b के रूप में लिखिए, जहां a और b दोनों क्या हैं, पूर्णांक हैं। और यहां से देखिए
हम देखे 2 कर्ण 3 बराबर ए बटा बी, तो 2 को जब इधर ले आए तो बटे के रूप में हुआ, कर्ण 3 बराबर ए बटे बी गुणे दी 2, अर्थात कर्ण 3 बराबर ए बटे 2b। जैसा कि हम यहाँ पे लिखे, कर्ण 3 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि ए बटे 2b एक परिमेय संख्या है। और हम क्या है, एक परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती, इसलिए हमारा मानना गलत है। हमारा मानना जब गलत है तो क्या है, ये कैसी संख्या है, हाँ एक अपरिमेय संख्या है, ये सिद्ध हुआ। चलिए नोट कर लीजिए। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री से है। तो देखते हैं, यदि कोसेक थीटा बराबर 2 हो तो काट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हम देख रहे हैं, हमें जो है कोसेक थीटा का मान दिया गया है और काट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा का मान पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम कोसेक थीटा की सहायता से काट थीटा, साइन थीटा और कास थीटा का मान ज्ञात करेंगे, और इसका मान ज्ञात करने के बाद इसमें हम रखेंगे, इसे हल करेंगे तो पूरे का मान हमें जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, हमें दिया हुआ है कोसेक थीटा बराबर 2, कोसेक थीटा बराबर 2। तो हम देखते हैं कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो यहाँ पे जो है केवल 2 दिया है, तो बटे 1 हम कर देंगे, बटे 1 कर दिए। अर्थात जो है इससे जो भी समकोण त्रिभुज बनेगा उसका कर्ण 2 और जो है लंब कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो एक समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं सबसे पहले। चलिए नाम यहां हम रखते हैं ए बी सी, यहाँ पे कोण थीटा और यहाँ पे 90 डिग्री। तो आप देख रहे हैं कोसेक थीटा बराबर 2/1, अर्थात कोसेक थीटा बराबर होता है लंब बटा, सॉरी कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। तो हम कर्ण क्या रखेंगे, कर्ण इसमें हम देख रहे हैं AC है 2 रखे, लंब हमारा BC है 1 रख दिए। अब हमें क्या करना है, हमें आधार ज्ञात करना है, ठीक। तो हम देखते हैं समकोण त्रिभुज ABC में हमें कर्ण AC बराबर क्या मालूम है, 2 दिया हुआ है, और लंब जो है BC बराबर हमें 1 मालूम है। आधार हमें निकालना है, तो पाइथागोरस प्रमेय लागू करेंगे हम। जैसा कि जानते हैं आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर। AB स्क्वायर बराबर AC की वैल्यू देख रहे हैं आप, यहाँ पे 2 है, 2 का वर्ग करेंगे, माइनस BC कितना है 1, 1 का वर्ग करेंगे। AB स्क्वायर बराबर 2 दूना 4 माइनस 1 1 1। AB स्क्वायर बराबर 4 में से 1 घटाएंगे, क्या आ गया, 3 आ गया। हमें AB निकालना है, तो AB बराबर जो है √3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3। हम देख रहे हैं 3 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए जो है कड़ी से बाहर नहीं निकलेगी। तो AB की वैल्यू हमारी क्या आ गई, √3। तो यहाँ पे हम रख दिए √3। अब हम देख रहे हैं जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पे है, सबसे पहले उनका सभी का मान हम निकाल दें। तो काट थीटा हम निकालेंगे। हम देख रहे हैं काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब, अर्थात AB बटे BC। AB कितना है √3, BC की वैल्यू 1, अर्थात इसका मान हो गया √3। तो काट थीटा का मान क्या आ गया, √3। फिर देखिए साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब क्या है BC और कर्ण हमारा है AC, अर्थात हमें प्राप्त हो गया 1/2। ठीक।
चलिए साइन थीटा भी 1/2 मालूम हो गया। और कास थीटा आप देख रहे हैं, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, और इसमें आधार हमें हम मालूम है ए बी, और कर्ण इसका है ए सी, अर्थात √3/2। इस तरह से काट थीटा की वैल्यू हम निकाले √3, साइन थीटा 1/2 और कास थीटा √3/2। अब हम जो है इसमें जो है मान प्रतिस्थापित करेंगे और इसे हल करके निकालेंगे। तो हम देख रहे हैं, हम लिखेंगे काट थीटा प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा। चलिए अब देखते हैं काट थीटा का मान क्या रखेंगे, √3 प्लस साइन थीटा 1/2 अपान 1 प्लस कास थीटा, 1 प्लस कास थीटा का √3/2। आगे देख रहे हैं हम, देखिए ये तो √3 है प्लस यहां ऊपर 1/2 हम लिख दिए बटे, सबके बटे हुआ। देखिए हम जो है यहाँ पे 1 प्लस √3/2 इसे हम जोड़ेंगे तो 2 1 2, 2 1 2 प्लस √3, तो 2 प्लस √3/2 नीचे हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर हम देखते हैं √3 प्लस 1/2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अपान है, इसके नीचे फिर जो है बटे है, तो हम इसे क्या कर देंगे, गुणे कर देंगे, और यह जो है पलट जाएगी। तो ये पलट जाएगी तो ऊपर हम लिख देंगे 2 बटे नीचे 2 प्लस √3। ठीक, और इस तरह से अब हम देख रहे हैं 2 2 से क्या हो गया, हमारा कैंसिल हुआ। चलिए फिर आगे देखते हैं। चलिए इधर नोट करिए आप लोग, इधर हम देखते हैं अब देखिए √3 प्लस यहाँ पे ऊपर क्या बचा 1, और यहाँ पे 2 प्लस √3, 1 बटे 2 प्लस √3। ठीक, यहाँ पे बटे 1 कर देंगे, 1 करके हम एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 प्लस कौड़ी में 3 है, तो हमारा एलसीएम हो गया 2 प्लस कौड़ी में 3। अब इस तरह से यदि 1 है तो आप ऐसे तिरक गुणा भी कर सकते हैं, तो कौड़ी में 3 का गुणा इसमें होगा। तो हम देखते हैं कौड़ी में 3, 2 प्लस कौड़ी में 3 और प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे आप, 1 1 का 1। आगे देख रहे हैं कौड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे, कौड़ी में 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारा हुआ 2 कौड़ी में 3 प्लस कौड़ी में 3 का गुणा जो है कौड़ी में 3 करेंगे, कौड़ी में 3 और गुणे कौड़ी में 3, तो कौड़ी हमारी खत्म हो जाए, क्या हो गया 3। अब प्लस क्या बचा 1 बटे 2 प्लस कौड़ी में 3। आगे देख रहे हैं हम, देखिए 3 और 1 क्या हुआ हमारा 4, 3 1 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 कौड़ी में 3 प्लस क्या 3 और 1, इसे हम लिखे 4 बटे कौड़ी आगे कर दीजिए, इसे जो है बाद में करिए, तो हम लिख सकते हैं कौड़ी में 3 प्लस 2, क्योंकि दो संख्याओं का अगर यह योग है तो उसका क्रम बदलने पर उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। कौड़ी में 3 को पहले हम लिख दिए, कौड़ी में 2 को क्या कर दिए, बाद में कर दिए। अब इधर आप देखेंगे इन दोनों में कॉमन देख रहे हैं आप, इन दोनों में कॉमन देखेंगे तो हमारा 2 कॉमन है, यदि 2 हम कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ बचा कौड़ी में 3 प्लस 2 का भाग 2 में, यहाँ 2 2 से कैंसिल, कौड़ी में 3, 2 का भाग 2 4 में दिए, 2 दूना 4 बटे कौड़ी में 3 प्लस 2। ठीक, अब देख रहे हैं कौड़ी में 3 प्लस 2, कौड़ी में 3 प्लस 2 सेम ही मिल रहा है, दोनों हमारा कैंसिल हुआ, क्या बचा हमारे पास, बचा 2, क्या आया 2, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, तो इस तरह से क्वेश्चन अगर आपको जो है एग्जाम में आ रहे हैं तो आप सबसे पहले जो है
एक त्रिभुज बनाएंगे और उसकी दो भुजाएं आपको जो है ज्ञात हो जाएंगी, तो तीसरा आप जो है ज्ञात कर लेंगे, दिया रहेगा, और ज्ञात करके जो भी त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका मान निकालिए उसके पहले, और मान निकालने के बाद वहां पे मान रख करके इसे आप जो है हल करेंगे तो आपका उत्तर क्लियर हो जाएगा। चलिए नोट करिए इसे। आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा निर्देशांक ज्यामिति से है। तो हम देखेंगे बिंदुओं ए जिसके निर्देशांक -1, 7 तथा बी जिसके निर्देशांक 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए हमें जो है दो बिंदु मालूम है, कौन कौन से, ए और बी। ए और जिसके निर्देशांक क्या है, -1 और 7, और तथा बी जिसके निर्देशांक क्या है 4 और -3। और इन जो है दो बिंदुओं को जो है मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है, दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक। अर्थात हमें अनुपात दिया हुआ है, अनुपात बराबर 2 संबंधित 3, तो उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है जो इस बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो देखिए पहले बिंदु में हम इसे लिखेंगे x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 y2, और अनुपात को किससे प्रदर्शित करते हैं, m1 और m2। तो हम लिखेंगे x1 बराबर -1 और y1 बराबर 7, x2 बराबर 4, y2 बराबर -3, और अनुपात ले लेंगे m1 बराबर 2 तथा m2 बराबर 3। ठीक, अब जो है विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक, ठीक, क्या होंगे, फार्मूला m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। ठीक, तो विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे, m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, और m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस y2। ठीक, तो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे मान हम रखेंगे, आप देख रहे हैं m1 का मान 2 और x2 का मान 4, तो 2 गुणे 4, 2 गुणे 4 प्लस m2 x1, m2 3 और x1 -1 प्लस 3 गुणे -1, अब बटे क्या है m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 और m2 3, तो बटे हम लिखेंगे 2 प्लस 3। फिर m1 y2, m1 देख रहे हैं 2, y2 -3, 2 गुणे -3 और प्लस m2 y1, m2 3 और y1 7 प्लस 3 गुणे 7 बटे m1 प्लस m2 अर्थात 2 प्लस 3। चलिए देखते हैं। देखिए 4 का गुणा 2 में करेंगे, 4 दूना 8 और प्लस माइनस माइनस हो गया, 3 1 का 3 बटे 2 3 5। इधर देख रहे हैं 2 तिहाई 6 -6 और प्लस 7 21 बटे 3 2 5। 8 में से 3 घटाएंगे, आप 8 में से 3 घटाएंगे 5 आएगा हमारा, हम लिखेंगे 5 बटे 5। और यहाँ पे देख रहे हैं 21 में से 6 घटेगा, -6 है प्लस 21 है, 21 में से क्या घटेगा 6 घटेगा, तो 21 में से 6 घटेगा क्या आया 15 बटे 5। तो 5 बटे 5 कामा 15 बटे 5। अब डिवाइड आप कर सकते हैं, 5 1 का 5
एक बार में 5 एक का 5, 5 3 आए 15, अर्थात हमें क्या प्राप्त हो गया, 1 और 3। अतः जो है हम देख रहे हैं इन दोनों बिंदुओं को दो संबंधित 3 के अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हमारे क्या है, 1, 3, और यही हमारा क्या हुआ, आंसर हुआ। ठीक, चलिए नोट करिए आप लोग इसे। तो आइए बच्चों देखते हैं अगला क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन हमारा है, सिद्ध कीजिए कि बिंदु 5, -2, 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। हमें 3 बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं और इसमें पूछा जा रहा है कि इन 3 बिंदुओं को मिलाने से जो त्रिभुज बनता है वह एक समद्विबाहु त्रिभुज है, सिद्ध कीजिए। तो समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, उसे हम क्या कहेंगे, समद्विबाहु त्रिभुज कहेंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें, तो इसमें हम जो है प्रत्येक दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है ज्ञात करेंगे और तीनों दूरियों को हम चेक करेंगे। तो इसमें दो भुजाएं हमारी क्या आनी चाहिए, बराबर आनी चाहिए। अगर बराबर आ रही हैं तब सिद्ध होगा कि हमारा जो है क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो चलिए पहले हम एक त्रिभुज बनाते हैं इस तरह से। एक त्रिभुज बनाए हम ए बी सी। ए के निर्देशांक हम ले लिए यहाँ पे 5, -2। बी का हम देख रहे हैं 6, 4 और सी का 7, -2। ठीक, तो इन 3 बिंदुओं से हम एक त्रिभुज बनाए और जिसके निर्देशांक क्रमशः 5, -2, 6, 4 और 7, -2 है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें हम भुजा ए बी, भुजा बी सी, भुजा ए सी, तीनों भुजाओं को की लंबाई अर्थात माप ज्ञात करेंगे और इसमें दो भुजाएं हमें बराबर मिलनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा, इससे सिद्ध हो जाएगा कि यह कैसा त्रिभुज है, हाँ समद्विबाहु त्रिभुज है। जब दो भुजाएं मिलेंगी, क्योंकि जो है समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, दो भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्रमशः 5, -2, 6, 4 तथा 7, -2 है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ए बी के बीच की दूरी निकालेंगे। तो हम लिखेंगे ए बी के लिए पहला बिंदु हम देखते हैं ए और दूसरा जो है क्या हुआ, बी। तो इसे हम लिखेंगे x1 y1 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक को x2 और y2। तो हम लिखते हैं x1 बराबर 5 और y1 बराबर क्या लिखेंगे, y1 बराबर -2। फिर उसी तरह से यहाँ पे x2 y2 देखिए, x2 हम क्या लिखेंगे, x2 6 और y2 4, x2 6 और y2 4। तो हम देखते हैं ए बी की लंबाई या ए बी के बीच की दूरी। तो ए बी की लंबाई हम निकालते हैं। ठीक, दूरी सूत्र से, सूत्र क्या है, हाँ √x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो हम लिखेंगे √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। चलिए यहाँ पे मान को रखेंगे हम। x2 आप देख रहे हैं, x2 कितना है, 6 - x1 5 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 4 और ये जो है y1 -2 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 का होल स्क्वायर। अब देखते हैं 6 में से हम 5 को घटाएं कितना आएगा, 1 और यहाँ पे 4 2 जोड़ देंगे 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ 4 2 6 का स्क्वायर।
फिर हम देखते हैं ए बी की लंबाई अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36। 1 प्लस 36 अर्थात हमारा क्या हुआ अंडर रूट 37। तो ए बी की लंबाई हमें जो है प्राप्त हो गई अंडर रूट 37। इसी तरह से हम क्या करेंगे बीसी की लंबाई ज्ञात करेंगे। तो हम लिखेंगे बीसी के लिए, फिर बीसी के लिए देखेंगे तो पहला बिंदु बी हुआ, दूसरा बिंदु क्या हुआ सी हुआ। तो हम जो है पहले बिंदु के निर्देशांक, अब इसे हम क्या लिखेंगे इसे x1 और y1 और इसे क्या लिखेंगे x2 y2। तो हम लिखेंगे x1 बराबर 6, y1 बराबर 4 और x2 बराबर 7, y2 बराबर -2। बीसी की लंबाई, फिर वही फार्मूला अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए आगे देखिए, इधर नोट करिए आप लोग। हो गया, चलिए बीसी की लंबाई अंडर रूट x2 माइनस x1, x2 7 और x1 6। तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1, y2 -2 y2 -4 का होल स्क्वायर। 7 में से 6 को घटाएंगे 1 का स्क्वायर और प्लस -2 -4 -6 का स्क्वायर। आगे देखिए 1 का स्क्वायर 1 और -6 का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 6 के 36। तो 1 प्लस 36 और इस तरह से हमारा आ गया क्या अंडर रूट 37। तो बीसी की लंबाई भी अंडर रूट 37 और देखिए ए बी की लंबाई भी अंडर रूट 37, अर्थात दो भुजाएं हमारा बराबर हुई। ठीक, अब हम क्या करेंगे तीसरी भुजा की भी लंबाई निकालेंगे और चेक करेंगे उसकी लंबाई क्या है। तो हम लिखेंगे एसी के लिए, एसी के लिए अब हम देखेंगे एसी देखेंगे तो पहला बिंदु हमारा ए हुआ, दूसरा बिंदु सी हुआ, अर्थात इसके निर्देशांक को x1 y1 और इसके निर्देशांक को x2 y2। तो हम लिखते हैं x1 बराबर 5 और y1 बराबर -2 और x2 बराबर क्या है 7 और y2 बराबर -2। चलिए एसी की लंबाई, फिर वही फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 कितना है 7 और x1 5, तो हम लिखेंगे 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर और प्लस y2 -2 माइनस y1 -2 है तो माइनस के बाद माइनस आएगा, क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। तो आगे हम देख रहे हैं बराबर 7 में से 5 गया 2 का वर्ग और यहाँ पे 2 में से 2 चला गया, देखिए कैंसिल हुआ 0 का वर्ग हो गया। ठीक, 2 में से 2 गया 0, 2 का वर्ग प्लस 0 का वर्ग। आगे हम देखते हैं, यहाँ पे ध्यान देंगे कि ए बी की लंबाई हमारी अंडर रूट कितना आ गई है 37 और बीसी की भी लंबाई हम निकाले अंडर रूट 37। चलिए इसे हम इरेज करते हैं इधर। तो हम देखते हैं एसी की लंबाई बराबर 2 का वर्ग करेंगे क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और 0 का वर्ग करेंगे 0, अर्थात 4 में 0 जोड़ेंगे 4 और 4 का वर्गमूल क्या आ गया 2।
इस तरह से AC की माप हमारी क्या आ गई 2। अब हम देख रहे हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हम देख रहे हैं AB और AC दोनों भुजाओं की लंबाई बराबर है और AC उनसे भिन्न है, अर्थात हम यहां पे लिखेंगे AB बराबर BC। दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है तो हम लिख सकते हैं अतः त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु है, समद्विबाहु त्रिभुज है। दो भुजाएं बराबर, दो भुजाएं बराबर तो त्रिभुज ABC कैसा हुआ, समद्विबाहु त्रिभुज हुआ, अर्थात जो भी निर्देशांक दिए गए थे यह एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अतः हम लिखेंगे यहां पे अतः क्या 5 -2 और 6 4 तथा 7 -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। ठीक, तो इस तरह से जो है अगर कोई भी क्वेश्चन हमें दे रहा है और पूछ रहा है त्रिभुज के बारे में, तो सबसे पहले एक हम त्रिभुज बनाएंगे और उसके शीर्षों के निर्देशांक वहां पे हम रखेंगे और उसके बाद हम इनकी तीनों भुजाओं की माप ज्ञात करेंगे। ठीक, और जो है उस त्रिभुज तीनों भुजाओं की माप की सहायता से आप बता सकते हैं कि दिया गया त्रिभुज जो है किस प्रकार का त्रिभुज है, या जो भी हमें सिद्ध करने को कहेगा उस तरह से जो है हम लिखेंगे। जैसा कि इसमें देख रहे हैं इसकी दो भुजाएं बराबर हुई और दो भुजाएं बराबर हुई तो यह एक जो है जो भी बिंदु दिया गया है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, और जैसा कि यही हमसे पूछा गया था। ठीक, चलिए तो यहां तक आप लोग जो है क्लियर करिए, फिर अगली क्लास में आपसे मिलेंगे और नए क्वेश्चन लेकर के।